हेलो एवरीवन, अपनी ITR-1 फाइलिंग के सारे सेशन कंप्लीट करने के बाद अब बात आती है हमारी टैक्स प्लानिंग की। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं अपनी टैक्स प्लानिंग। जरूरी नहीं है आप टैक्स प्लानिंग जो अभी ईयर कंप्लीट हुआ है जिसकी आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर की करें। हो सकता है कि अभी हम कुछ पॉइंट्स ऐसे भी डिस्कस करें कि आने वाले फ्यूचर ईयर्स में आपको किस तरीके से आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी वो पॉइंट्स जो है बेनिफिटेड होंगे। सो टैक्स प्लानिंग क्या होती है ये बताने की तो आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है। टैक्स को आप किस तरीके से कम पे करें उसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीजें हम टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे वो ऑब्वियसली आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होंगी और आप टैक्स सेव किस तरीके से कर पाएंगे उन चीजों को लेके वो सब हम इस वीडियो में अब इस सेशन में अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टैक्स प्लानिंग जिसकी बात करेंगे वो है HRA से रिलेटेड। HRA यानी कि होम रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो उसके थ्रू आप किस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी सैलरी में एक कंपोनेंट है जिसको कहते हैं HRA, तो आपके पास बहुत अच्छा टूल है कि आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। वो कैसे? जब भी आपको इस तरीके का HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो उसकी जो अलाउंस आपको मिलती है वो सबसे पहले तो किसी भी डिडक्शन में कवर नहीं होती। ना तो वो ATC की डिडक्शन में कवर होती है, उसकी जो 150 की लिमिट है उसमें कवर होती है, ना ही मेडिक्लेम की लिमिट में कवर होती है, ना ही आपकी जो और डिडक्शंस हैं 80 TTA की, 80 TTB की, जितनी भी मैंने अपने डिडक्शंस के सेशन में डिडक्शन कवर करी थी उसमें कोई भी किसी के अंदर भी आपकी जो होम रेंट हाउस रेंट अलाउंस है वो आपकी कवर नहीं होती। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट आपकी कवर नहीं होती। आप जितना आप क्लेम कर सकते हैं वो किसी भी एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर नहीं आ सकता। तो ये अमाउंट आपका एडिशनल डिडक्शन है उन डिडक्शंस के अलावा जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये आपका बहुत अच्छा टैक्स प्लानिंग का टूल हो सकता है। अब बात करते हैं कि HRA आप क्लेम कब कर सकते हैं। HRA क्लेम करने की जो है कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी अगर तभी आप इनको क्लेम कर पाएंगे। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपको HRA मिल रहा है। आपके अगर सैलरी स्ट्रक्चर में HRA का कंपोनेंट ही नहीं है तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। तो आप जब भी जॉब स्विच करें या आपके जो है कंपनी की तरफ से अगर आपको CTC जो है रीड्राफ्ट करने का अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप ये HRA का ऑप्शन उसमें डलवा सकते हैं सो दैट आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर पाए। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि आपने एक्चुअली रेंट पे किया हो, क्योंकि ये एग्जम्पशन है ही रेंट के लिए। तो इसमें क्या है कि आप एक्चुअली अगर रेंट पे कर रहे हैं तभी आपको HRA की एग्जम्पशन मिलेगी। थर्ड जो कंडीशन है कि आपके नाम पर कोई भी एकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी किसी ज्वाइंटली किसी के नाम पर जो है घर नहीं होना चाहिए, आपके स्पाउस के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए, तभी आप इस एग्जम्पशन को जो है क्लेम कर सकते हैं। अब कहाँ ये घर नहीं होना चाहिए इसके पीछे भी एक कहानी है कि आपके नाम पर उस सिटी में घर नहीं होना चाहिए जिस सिटी में अभी आप रह रहे हो रेंट पे। ठीक है, ये सिटी मैंने वर्ड क्यों यूज किया है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो इसकी कंडीशन है कि आप अगर रेंट पे कर रहे हैं 1 लाख रुपीज से ज्यादा तो ये मैंडेटरी है कि आप अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर जो है अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये अगर आप 4 कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो आप HRA क्लेम कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं रेंट पे तो रहता नहीं कि जो मैं HRA को क्लेम कर पाऊं, तो फिर आप किस तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप रेंट पे नहीं रह रहे, आप मान लीजिए अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं या इन-लॉज के घर में रह रहे हैं या कोई भी मिस्टर XYZ जिसकी भी प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं आप, और आप रेंट पे नहीं कर रहे हैं एज अ एक्सपेंस, तो वहां पर आप टैक्स प्लानिंग देखिए कैसे कर सकते हैं। आप जो है उनको रेंट दिखा सकते हैं, उनके बैंक अकाउंट में हर महीने आपको एक अमाउंट ट्रांसफर करना है अपने रेंट का, एक रेंट एग्रीमेंट आपको बनाना है और उनकी इनकम वो काउंट होनी चाहिए, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में इस चीज का ध्यान रखना है।
ऐसा करके आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए मेरे पेरेंट्स का मकान है और मेरे पेरेंट्स तो ऑलरेडी रिटर्न भरते हैं और वो ऑलरेडी 10% के स्लैब में आ रहे हैं, मैं जो है 20% के स्लैब में आता हूँ। अगर मैं उनको अपनी रेंट दिखा भी दूंगा तो अल्टीमेटली उनको भी तो टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आता है कि आप तो आ रहे हैं 20% की स्लैब में, ठीक है, आपकी जो इनकम है वो है 20% की स्लैब में। अगर आप अपने पेरेंट्स को रेंट दिखाते हैं तो वो 10% की स्लैब में अगर आ रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं जो है दोनों का मिलाकर भी देखूं तो ओवरऑल तो आप 10% टैक्स सेव कर रहे हैं ना। तो इसलिए आप इस तरीके की कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि आप अगर ये HRA का रेंट दिखाते हैं अपने पेरेंट्स के नाम पर, अगर आप उनकी प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, तो वो आपको जो है फायदेमंद डील लग रही है या नहीं लग रही है। तो आप इस तरीके से एक प्लानिंग करके देख सकते हैं। दूसरी चीज, HRA आप कितना क्लेम कर सकते हैं। देखिए HRA क्लेम करने की ना कोई लिमिट नहीं है। ये आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख कितना मर्जी आप HRA क्लेम करो, कोई अपर लिमिट नहीं है कि इससे ज्यादा आप HRA क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि आप और डिडक्शंस में लिमिट आपने देखी होगी जब हमने सेशन इसका कवर किया था। HRA की बस 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद जो भी आपका मिनिमम अमाउंट आएगा, उस अमाउंट का जो भी मिनिमम अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप मिनिमम क्लेम कर सकते हैं एज अ HRA, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी है 5 लाख रुपीस, ठीक है, और आपको जो HRA मिल रहा है वो मिल रहा है 1 लाख रुपीस, ठीक है, और आप रेंट कितना पे करते हैं 10,000 पर मंथ, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है, लेट्स सपोज। अब आपको ये पहले 3 कंडीशंस कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल HRA रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर दैट इज 1 लाख रुपीज, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड आपने कितना करा 1,20,000, अगर मैं पूरे साल की बात करूं, माइनस 10% ऑफ सैलरी दैट इज 50,000। सैलरी आपकी 5 लाख रुपीज, तो ये आ गया आपका 70,000। थर्ड कंडीशन है 50% ऑफ सैलरी इफ रिजाइडिंग इन अ मेट्रो सिटी एंड 40% नॉन मेट्रो सिटी। आप गुरुग्राम में जो है रह रहे हैं तो 50% सैलरी का कितना हो गया आपका 2,50,000। इन तीनों में कम अमाउंट कौन सा है, दैट इज 70,000। 70,000 आप HRA क्लेम कर सकते हैं जब भी आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ 70,000 का मतलब पता है क्या हो गया, अगर आप 20% के ब्रैकेट में आते हैं तो मोटा मोटा आपका 14,000 टैक्स सेव हो जाता है यहाँ पर। और अगर आप 30% की स्लैब में आते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 21,000 टैक्स सेव आपका हो जाएगा। तो ये है HRA का बेनिफिट। और ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था कि जस्ट आपकी जो HRA कैलकुलेट होके आई वो 70,000 रुपीज है। अगर आपकी इनकम मान लीजिए आपकी सैलरी 18 लाख है, 20 लाख है, 21 लाख है, तो उस केस में आपका HRA का अमाउंट जो है लैक्स में जाता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। अगर आप इस टूल को यूज करेंगे तो कितना ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं ये आप खुद सोचिए। तो ये हमारा था HRA से रिलेटेड। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था आपकी प्रॉपर्टी का, कि आप जो है आपका जो है हाउस नहीं होना चाहिए आपके नाम से उस सिटी में जिस सिटी में आप रह रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब हम डिस्कस करेंगे हमारी दूसरी टैक्स प्लानिंग। आपको याद होगा आप होम लोन की डिडक्शन भी क्लेम करते हैं। अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो उसकी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल की डिडक्शन भी आप क्लेम करते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 24A आपका होता है, ठीक है। जब आप इस तरीके की डिडक्शन को क्लेम करते हैं तो भी आप HRA को क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप HRA और होम लोन में से एक ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उस केस में भी आप HRA को क्लेम कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि जिस प्रॉपर्टी पे आपने होम लोन लिया हुआ है, जो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, वो उस सिटी में नहीं होनी चाहिए जिस सिटी में आप रेंट पे रह रहे हैं। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लेट सपोज आप जो अभी रह रहे हैं रेंट पे, वो रह रहे हैं आप गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम में आप रह रहे हैं रेंट पे और आपके नाम से जो प्रॉपर्टी है वो है बैंगलोर में। वहां पे आपकी प्रॉपर्टी है, वहां आपने ले रखा है होम लोन।
और आपकी जॉब भी गुरुग्राम में है, तो इस केस में क्योंकि ये दोनों सिटीज अलग अलग हैं, आप जहाँ रह रहे हैं और जो आपकी होम लोन वाली प्रॉपर्टी है उसकी जो जगह है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में है, तो आप दोनों डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डबल टैक्स प्लानिंग कि आप ये भी क्लेम कर रहे हैं और वो भी क्लेम कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कितना आप टैक्स सेव कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट टैक्स प्लानिंग है दैट इज सेक्शन 80CC(d)(2). ये जो सेक्शन है ये मैंने जब डिडक्शंस कवर करी थी तब भी मैंने इस सेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। अगेन मैं इस सेक्शन को डिस्कस कर रही हूँ इस टैक्स प्लानिंग में भी, क्योंकि सच में ये बहुत अच्छा टूल है टैक्स प्लानिंग का। अगर आपके एम्प्लॉयर से आपको ऑप्शन मिले ना कि जो है आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप कभी ना मत करना, आप उसको हमेशा हाँ करो। क्योंकि अगर एम्प्लॉय एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेगा तो एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा एनपीएस में, और ये एक ऐसी डिडक्शन है जो आपको दोनों टैक्स रेजिम में मिलती है, चाहे वो ओल्ड टैक्स रेजिम है चाहे वो न्यू टैक्स रेजिम है। दोनों टैक्स रेजिम में आप 80CC(d)(2) की जो डिडक्शन है उसको क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन क्या है, मैंने डिडक्शन के चैप्टर में बहुत डीपली इस डिडक्शन को जो है समझाया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम में आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करता है तो वो कवर होता है 80CC(d)(2) में। इसकी जो क्लेम करने की लिमिट है वो है 10% ऑफ योर सैलरी प्लस टीए और 14% इन केस अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एनी अदर एम्प्लॉय के लिए ये वाला क्राइटेरिया है, ठीक है। और यूजुअली आपकी अमाउंट भी इतना ही होता है, तो 10% ऑफ सैलरी का मतलब क्या हो गया, अगर आपकी सैलरी मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख रुपीज भी है तो भी 50,000 की डिडक्शन आपको ऐसे ही मिल गई, मतलब विदाउट एनी कैप लिमिट और विदाउट सिलेक्शन ऑफ एनी टैक्स रेजिम। सबसे बड़ा बेनिफिट इस जो सेक्शन का है वो यही है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को भी अगर आप ऑप्ट करने जा रहे हैं तो भी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। ऐसी कोई डिडक्शन नहीं है जिसको आप न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही एक डिडक्शन है जो आप न्यू टैक्स रेजिम में भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस टूल को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए। लिमिट क्या है वो मैंने बता दी है 10% वाली, तो ये भी आपको अगर बहुत डिटेल में देखना है तो आप डिडक्शन वाली जो वीडियो है उसको दोबारा एक बार देख लीजिए। अदरवाइज मैं बता चुकी हूँ कि आप इसको किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयर का दिया हुआ ऑफर कभी मत ठुकराइए। एनपीएस में अगर आपको बोलता है इन्वेस्ट करो तो आप जरूर करो। नेक्स्ट जो हमारी डिडक्शन है टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड वो है टैक्स रेजिम कैलकुलेशन। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, ये तो आई थिंक मेरे को सबसे पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था कि आपको टैक्स प्लानिंग से के लिए सबसे पहले तो यही चेक कर लेना है कि आपके लिए कौन सी टैक्स रेजिम बेनिफिटेड है और कौन सी टैक्स रेजिम बेनिफिटेड है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशन कवर किया था जिसमें मैंने गवर्नमेंट का दिया हुआ एक कैलकुलेटर मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो वन गो में कि कौन सी टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिटेड रहने जा रही है। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को दोबारा इसलिए डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर एनालिसिस करके भी अपनी टैक्स रेजिम को सिलेक्ट कर सकते हो कि आप पहले से ही जो है ये सोच लीजिए आप कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट इस साल में करने वाले हैं, 80C की, 80D की, इस साल में आप HRA क्लेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, होम लोन आपका इस साल में है या नहीं है, ठीक है। और मेडिक्लेम, आपने कोई डोनेशन इस साल में आप कोई मेजर डोनेशन तो नहीं करने वाले, तो ये सब डिडक्शंस अपने माइंड में रखते हुए अपनी जो भी आपकी जो टैक्सेबल इनकम आपकी जो भी सैलरी डिसाइडेड है सीटीसी में से इन सबको लेस करने के बाद जो आपकी इनकम आती है और सेम बेस पर आप न्यू टैक्स रेजिम में भी देख लीजिए कि कितनी आपकी सीटीसी है और कौन सी डिडक्शन आपको अलाउ होगी। जैसे मैंने अभी बात की 80CC(d)(2) अगर आपके पास ऑप्शन है तो इस तरीके से लेस करके पहले ही अपनी इनकम को कैलकुलेट करके उस पर टैक्स लगा के देख लीजिए कि कौन सी टैक्स रेजिम आपके लिए रहने वाली है बेनिफिटेड।
यहाँ हम टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी न्यू टैक्सेस इन बेनिफिटेड है और कुछ ऐसी रिडक्शन है जो आप क्लेम करना चाहते हैं, बट अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करी है, तो आप ओल्ड टैक्सेस इन आपके लिए बेनिफिटेड हो जाएगी। तो उस केस में आप कर सकते हैं उस तरीके की टैक्स प्लानिंग कि हाँ आप घर के लिए सोच रहे हैं, उस पर फिर आप होम लोन भी लेंगे, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है आपके लिए ओल्ड टैक्सेस इन ज्यादा बेनिफिटेड हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीके की चीजों को प्री प्लान कर लेंगे तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था हमारा टैक्स रिजीम से रिलेटेड कि टैक्स रिजीम को आपको किस तरीके से पहले से देख लेना है कि कितनी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी कौन सी टैक्स रिजीम में, और कितना आप और इन्वेस्ट करें ताकि आप जो है बेस्ट टू बेस्ट बेनिफिट अवेल कर पाए। यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम में मैंने सारी डिडक्शन इसीलिए अभी दोबारा कवर नहीं करी क्योंकि अगर आप मेरे डिडक्शन वाले सेशन में देखेंगे तो सारी डिडक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है, कितनी लिमिट है, कैसे आप अवेल कर सकते हैं, सब कुछ उसमें बताया गया है और सारी डिडक्शन आप ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम कर भी सकते हैं। तो आप उस सेशन को देखकर एक बार ये टैक्स रिजीम वाली अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टैक्स प्लानिंग का, वो है एडवांस टैक्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एडवांस टैक्स पे करके हम कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए टैक्स प्लानिंग का मतलब यही है कि किसी तरीके से आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना है, और एडवांस टैक्स आप पे करके किस तरीके से अपनी लायबिलिटी को कम कर सकते हैं वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है, ठीक है, लेकिन आप उस एडवांस टैक्स को टाइम पे नहीं कर रहे या आप एडवांस टैक्स पे ही नहीं कर रहे अपना, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अंडर सेक्शन 234 बी एंड सी। ये एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट है। और बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जिनको इसकी नॉलेज नहीं होती, वो जब अपनी रिटर्न फाइल कराने जाते हैं, जब जितना भी टैक्स बनता है वो उसी टाइम पे कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है अगर कभी आप अपने पास्ट कंप्यूटेशंस उठा के देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा 234 बी और सी के आगे हैवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी एक टैक्स प्लानिंग है कि आप टाइम पे अगर एडवांस टैक्स पे कर देंगे, आपको पता होगा कि आपको एडवांस टैक्स कब पे करना है, आप टाइम पे अगर पे कर देंगे तो आपको ये इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके की टैक्स प्लानिंग है कि आपका जो आप अब इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो अब आपको पे नहीं करना पड़ रहा, जस्ट बिकॉज आपको पता था कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है और आपने वो अपना एडवांस टैक्स टाइम पे कर दिया। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आपकी कब होती है, अगर आपकी लायबिलिटी इनकम टैक्स की 10,000 से ऊपर बनती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। ये 10,000 की लायबिलिटी आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेट सपोज आपकी जो इनकम थी वो 5 लाख रुपीज थी पूरे साल की। आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ना ईयर स्टार्ट होते ही अपना माइंड सेट कर लेना होता है कि मेरी जो सीटीसी है वो 5 लाख रुपीज है, इतनी मेरी डिडक्शंस हो जाएंगी, लेट सपोज 1 लाख रुपीज, और इतनी मेरी नेट इनकम हो जाएगी, ठीक है, 4 लाख रुपीज। अब इस 4 लाख पे ऑल्दो टैक्स बनता नहीं है कोई भी, बट मैं एक बार मान लेते हैं, मान लीजिए आपका 50,000 रुपीज टैक्स बनता है, ठीक है। आपको ये ईयर स्टार्ट होते ही अपना सीटीसी आते ही आपको एक माइंड में कैलकुलेशन कर लेनी है कि यार इतना टैक्स तो मेरा साल का बनता है। अब आपको एडवांस टैक्स पे करना है या नहीं करना इसके ऊपर अभी तक तो पे करना है क्योंकि पूरे साल की लायबिलिटी आपकी बन रही है 50,000 रुपीज जो कि 10,000 से ज्यादा है। बट अगर आपका कोई टीडीएस कट जाता है, टीसीएस कट जाता है, तो वो अमाउंट इसमें से आप लेस करेंगे, फिर जो नेट लायबिलिटी आपकी आएगी जो आप 31 मार्च तक अभी तक पे नहीं कर पाए हैं, फिर जो लायबिलिटी आपकी निकल के आएगी वो हम कंसीडर करते हैं एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे 20K का आपका टीडीएस कट गया और जो है 25K का आपका टीसीएस कट गया, तो 45 अमाउंट तो आपका कट ही चुका है। 50 में से 45 लेस करेंगे, सिर्फ 5,000 रुपीज की आपकी लायबिलिटी है, तो आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। अगर आपका यहाँ पे 15,000 हो जाता है, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी कितनी बन गई, ये कितना हो गया 35 माइनस 40 15,000। तो यहाँ आपको एडवांस टैक्स पे करना है क्योंकि 10,000 से ज्यादा है। इस तरीके से कैलकुलेट करके आप अपना देख लीजिए
कई बार होता है कि मैं सैलरी में हूँ, सैलरी वाले में तो क्या होता है, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो पूरा टीडीएस काट लेता है, तो उस केस में एडवांस टैक्स तो मुझे पे करना ही नहीं है, ये माइंड में हमारे रहता है। बट ड्यूरिंग द ईयर लेट्स सपोज आपकी कोई अदर इनकम हो रही है, बैंक से आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आता है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड सेल करे या शेयर सेल करें, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है जिसपे आपको कैपिटल गेन होगा, तो उस सिचुएशन में आपको अपना पहले से ही प्री कैलकुलेट कर लेना है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी ईयर एंड में कितने बनने वाली है। अगर आपको लगता है 10,000 से ज्यादा बनेगी, टीडीएस कटा हुआ है जो वो सब हटा के, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है। अदरवाइज आप एडवांस टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि आपकी लायबिलिटी नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो 2 तरीके के इंटरेस्ट आपको पे करने पड़ते हैं, 234B एंड C। 234B में कितना इंटरेस्ट होता है, 1%। 1% इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, ये कब से कैलकुलेट होता है, 234B का इंटरेस्ट जिस ईयर की आप रिटर्न भर रहे हैं, जैसे ही वो ईयर कंप्लीट होगा, 31 मार्च कंप्लीट होगा, 1 अप्रैल से लेकर जब आप उस लाइबिलिटी को पे करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उस पीरियड तक का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा 1% पर मंथ। और किसके ऊपर पे करना होगा, ये आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर पे करना होता है। नेक्स्ट है आपका 234C का इंटरेस्ट। 234C का इंटरेस्ट आपका कैसे लगता है, जब आपके ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी होती है तो एक प्री ड्यू डेट्स है, जिस ड्यू डेट पे आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। या मतलब कि अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं, ईयर स्टार्ट होते ही आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करती हूँ, तो जो उसका फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर की जो ड्यू डेट है अप्रैल मई जून, आपकी जो होगी 15 जून को आपको फर्स्ट क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट पे करनी है एडवांस टैक्स की। दैट इज सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी सेकेंड क्वार्टर की ड्यू होती है 15 सितंबर। आपको यहां तक कितना पे करना होता है, 45%। देन थर्ड 75% आपको पे करना है, कब तक, 15 दिसंबर। फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपकी है 15 मार्च, तब आपको 100% टैक्स पे करना है। 15 मार्च के बाद भी आप टैक्स पे कर सकते हैं, 31 मार्च तक आपका पूरा टैक्स पे होना चाहिए, एडवांस टैक्स जितना आपका बनता है उतना। तो आप 234BC का जो इंटरेस्ट है वो आप सेव कर लेते हैं, और तो 234C का आपको इंटरेस्ट लगता रहता है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट में आपको टैक्स पे करना है, अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टैक्स पे नहीं करा, तो ये जो 3 मंथ्स का आपने टैक्स पे नहीं करा, इन 3 मंथ्स के ऊपर आपको 1% टैक्स पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा। इसका कैलकुलेशन क्राइटेरिया होता ही डिफरेंट है, तो आपको हर एक क्वार्टर में इतना इतना % टैक्स अपना पे करके चलना है। अगर आप इसको लैग करते हो पेमेंट में, तो आपको हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसको आप पहले से ही अगर आप सेव कर लेंगे तो आपकी अल्टीमेटली एक टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो ये था आपका नेक्स्ट टैक्स प्लानिंग का टूल। नेक्स्ट है आपका 80CCD1B। 80CCD1B में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी हमने जैसे 80CCD2 डिस्कस किया, वो इसी का ही पार्ट है। 80CCD2 हम अभी डिस्कस करके आए हैं, 80CCD1B का ही पार्ट है ये। 80CCD1B भी आपका एनपीएस से रिलेटेड है, जो मेरा डिडक्शन वाला सेशन है उसमें बहुत डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया है। 80CCD1B जो है आपका टैक्स प्लानिंग के लिए मैंने इसलिए कवर किया है, अलग से एक बार मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अभी भी कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है कि 80C के 1,50,000 के अलावा 80D के जो 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं मेडिक्लेम, उसके अलावा एक और सेक्शन ऐसा है जहां पर आप अलग से जो है 50,000 की लिमिट को क्लेम कर सकते हैं। 80CCD1B एक ऐसा सेशन है जहां पर आपको अलग से 50,000 की लिमिट मिलेगी आपके एनपीएस के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वो लिमिट आपकी 80C से भी अलग है, 80D से भी अलग है, 80G से भी अलग है। तो एक अलग सेक्शन है, एक अलग लिमिट आपको दी जा रही है। ये सेक्शन बहुत पुराना नहीं है, अभी 7-8 ईयर्स पहले ही ये लॉन्च हुआ था ये सेक्शन। अभी भी कम अवेयरनेस है इस सेक्शन के बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया दोबारा कि अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो एनपीएस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 50,000 का अलग से रिबेट मिलेगा।
ऑल्दो ये जो रिबेट है ये आपके 80C में भी कवर होता है, बट वो 80CCC है आपका सेक्शन, ये 80CCD1B है। दोनों को आप ऑल टुगेदर यूज कर सकते हो। मैंने बताया है डिडक्शंस के सेशन में आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट टूल है आपके टैक्स सेविंग के लिए कि आप एनपीएस में इन्वेस्ट करें। ये पूरा यहाँ पे बताया है कि कितना आपको कंट्रीब्यूशन करना है, कैसे आपकी जो है लिमिट डिसाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो टैक्स प्लानिंग है वो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। यहाँ पे आपको अमाउंट तो बहुत छोटा सा मिलता है, बट स्टिल अगर आप 30% के स्लैब में है तो वो भी एक बिग अमाउंट हो जाता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपका क्या होता है, पूरे साल में जो भी आप अपने हेल्थ चेकअप कराते हैं छोटे मोटे, वो सब आपके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कवर होते हैं, चाहे आप अपने लिए करा रहे हैं चाहे आप अपने स्पाउस के लिए करा रहे हैं। तो ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का सेक्शन है वो है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में जब हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट सेशन में, तो आपको याद होगा 2 लिमिट थी कि 25,000 मैं अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए क्लेम कर सकती हूँ, और 25,000 ही मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम कर सकती हूँ अगर सीनियर सिटीजन का केस नहीं है तो। इन केस सीनियर सिटीजन होते हैं तो ये 25,000 की लिमिट बढ़ के हो जाती है 50,000 इन बोथ द केसेस। तो मैक्सिमम लिमिट जो मैं 80D में क्लेम कर सकती हूँ वो 1 लाख क्लेम कर सकती हूँ। समटाइम्स ये होता है कि ये जो अमाउंट 25 या 50,000 है, ये अमाउंट मेरा प्रीमियम का अमाउंट जो है कम होता है, इससे पूरा अमाउंट नहीं होता। तो मैं जो बीच का डिफरेंस है ना वो मैं लेना मेरा रह जाता है, क्योंकि मैं प्रीमियम कम पे कर रही हूँ मेरी मैक्सिमम लिमिट से। तो वहां पर आप एक टैक्स प्लानिंग का टूल यूज कर सकते हैं, वो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सरकार कहती है कि आप अलग से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के 5,000 रुपए क्लेम कर सकते हो। इसकी आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे साल में हमारी हेल्थ पे, चेकअप्स पे, इवन इससे ज्यादा हमारा एक्सपेंस हो जाता है, तो इसकी आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इसकी पेमेंट बैंक से करो, ये एक बहुत बड़ा जो है एक बेनिफिट है कि आपको ये भी नहीं दिखाना कि आपने बैंक से पेमेंट करी, आप इसकी पेमेंट कैश में कर सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। तो अगर मान लीजिए आपका 20,000 तो मेडिक्लेम जा रहा है, 5,000 रुपये आप इसको ऐड कर लो, ठीक है, तो 25 की आपकी लिमिट कंप्लीट हो गई और 5,000 का आपको अलग से रिबेट मिल गई। ऑल्दो ये अमाउंट बड़ा तो नहीं है, बट अगर आप 30% के स्लैब में आ रहे हैं तो 1,500 रुपीज आपको मोटा मोटी इसकी वजह से टैक्स सेव हो जाता है, विच इज अ मेजर अमाउंट आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर आपका जो मेडिक्लेम का जो अमाउंट है वो आपकी मैक्सिमम लिमिट से कम बन रहा है, आप कम क्लेम कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज में आपका प्रीमियम कम है, तो आप उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, जिसकी आपको प्रूफ वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट टैक्स प्लानिंग का टूल है वो है मेडिकल एक्सपेंडिचर, पेरेंट्स का मेडिकल एक्सपेंडिचर। ये भी आपका सेक्शन 80D में कवर होता है, जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को अभी हमने डिस्कस किया 80D को, ये भी आपका 80D में कवर होता है। बट 80D का अभी तक जो एक जनरल नॉलेज है कि यार इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं उतना हम क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट सबको बताएं, बट इसके बारे में भी अभी कम अवेयरनेस है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा डिस्कस करना चाहूंगी। ऑल्दो इसको भी हम डिडक्शंस के टाइम पर डिस्कस कर चुके हैं। पेरेंट्स मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये डिडक्शन आप कब क्लेम कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पेरेंट्स का इंश्योरेंस है ही नहीं, ठीक है, एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर एज के बाद इंश्योरेंस नहीं करा सकते मेडिकल इंश्योरेंस, या फिर हम कराते हैं तो उसका जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में समटाइम्स हमारे पेरेंट्स के पास इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि पहले उनको अवेयरनेस नहीं होती, और अगर आप वो अब कराने जाएंगे या तो प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा, या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती है कि वो क्लेम जो करा ही नहीं सकते। तो उस केस में क्या मैं बेनिफिट ही नहीं ले सकता, मेरे पेरेंट्स के ऊपर तो बहुत एक्सपेंस होता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है, तो जस्ट बिकॉज मैंने इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो मेरे को तो डबल मार खानी पड़ रही है, ना तो मैं इंश्योरेंस प्रीमियम का क्लेम कर पा रहा हूँ, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे को मेडिकल एक्सपेंडिचर भी अपना पे करना पड़ रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये रूल लेके आई थी कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स का इंश्योरेंस नहीं है, बट
लास्ट ईयर में आपने उनकी हेल्थ से रिलेटेड चेकअप कराए हैं, उनको वो हॉस्पिटलाइज रहे हैं, आपके पास हॉस्पिटल के पूरे बिल्स हैं, आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो आप इस सेक्शन में अलग से 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो कंडीशन है वो यही है कि उनका इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो जो है सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आने चाहिए, उनकी जो एज है वो 60 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सपेंडिचर की डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। और आप इसको ऐसे ही रैंडमली क्लेम कर सकते हैं। आपके पास हॉस्पिटल के बिल्स होने चाहिए प्रॉपर, आपके ऑनलाइन पेमेंट होनी चाहिए कि हाँ आपने सच में एक्सपेंडिचर किया है। ये मैंने सेक्शन यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आज के टाइम पे हेल्थ इशू बहुत नॉर्मल बात है, और इंश्योरेंस प्रीमियम पहले से ना हो, मेडिक्लेम ना हो, ये भी बहुत कॉमन बात है। क्योंकि मेडिकल पॉलिसीज के कुछ ऐसे रूल है, समटाइम्स हम नहीं ले पाते एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रिलीज दे रखा है आपको कि मान लीजिए अपने पेरेंट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। 50,000 रुपए तक आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 50,000 है, एज उनकी होनी चाहिए 60 ईयर्स है अब यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी क्रिएट होती है, मिस्टर ए है, ठीक है, अब उनकी जो मदर है एक्स एंड वाई और फादर है, मदर का तो है उनके पास इंश्योरेंस, फादर का नहीं है। ठीक है, मदर का वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेट्स सपोज पे कर रहे हैं 24,000, और ये सीनियर सिटीजन का केस है, दे आर द सीनियर सिटीजन। ठीक है, और फादर का इंश्योरेंस नहीं है। फादर अभी रिसेंटली हॉस्पिटलाइज होके आए हैं, तो उसका हॉस्पिटल का बिल था 35,000। तो मैडम अब मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ, मदर का ही क्लेम करूँ या फादर का क्लेम करूँ? आप यहाँ पे दोनों क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी लिमिट है ना, सीनियर सिटीजन के टाइम पर आपकी लिमिट होती है 50,000 की क्लेम करने की। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 50,000 की लिमिट होती है। आप दोनों ही क्लेम कर सकते हैं, बस वो 50,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कितना बेनिफिट है। अगर आपको ये पता नहीं होता तो डेफिनेटली आप ये फादर वाला अमाउंट छोड़ देते, क्योंकि आपको इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज की अवेयरनेस बनाए रखिए कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, मेडिक्लेम नहीं है, तब भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर्स का। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा होम लोन से रिलेटेड। होम लोन का पॉइंट मैं ऑलरेडी ऊपर एचआरए के साथ कवर कर चुकी हूँ, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं जॉइंट होम लोन से रिलेटेड। यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है टैक्स पेयर्स के दिमाग में, तो इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से डिस्कस करती हूँ। मान लीजिए आप है मिस्टर ए, ठीक है, आपकी वाइफ मिसेस बी, दोनों की आपकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर आपने होम लोन भी लिया है। अब मैडम इसी इंटरेस्ट को क्लेम कौन करेगा? होम लोन भी हम दोनों के नाम पर है, तो 50-50 क्लेम कर सकते हैं आप। एज पर लो आप 50% आप क्लेम करो, 50% आप क्लेम करो। अगर होम लोन का इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के आपका 4 लाख रुपीज जा रहा है, तो ये देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है। अगर एक ही बंदा क्लेम करेगा तो कितना क्लेम करेगा? 4 लाख रुपए एक बंदे को दे दिए, 2 लाख से ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकता। 2 लाख रुपए तो आपके बाकी के खराब। अगर आपका यहाँ पे ज्वाइंट लोन है तो आप दोनों जने 2 लाख रुपीज के डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, और ये 4 लाख रुपीज आपके पूरे यूज हो सकते हैं। आप यहाँ पे टैक्स प्लानिंग कैसे यूज कर सकते हैं? टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप अब जा रहे हैं होम लोन लेने और आप कंफ्यूज हैं कि आप दोनों के नाम पर ले या नहीं ले होम लोन, तो आई सजेस्टेड आप दोनों के नाम पे लीजिए, अगर आप दोनों वर्किंग है तो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, होम लोन का इंटरेस्ट स्टार्टिंग के केस में स्टार्टिंग की ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा होता है इंटरेस्ट का अमाउंट, तो आप दोनों पार्टीज के बीच में वो 50-50% या जितना भी आपका शेयर है उतना डिवाइड हो जाएगा, जिससे आप पूरे इंटरेस्ट का बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि दोनों को मिल रही है 2 लाख की ईच लिमिट अंडर सेक्शन 24। सेकेंड सिचुएशन आती है कि अभी तो ये इंटरेस्ट मेरा ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड मेरी सिचुएशन है कि होम लोन का जो आपका इंटरेस्ट है
वो है आपका 2 लाख रुपीज, और दोनों के नाम पर है प्रॉपर्टी, ए के भी और बी के भी। बट जो मिसेस बी है वो वर्किंग नहीं है, तो उनकी रिटर्न भी नहीं जाती, तो सारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है मिस्टर ए के अकाउंट से ही जा रहा है। ठीक है, बस नाम के लिए मिसेस बी के नाम पर प्रॉपर्टी है 50% और 50% लोन है, बाकी सारी जो पेमेंट है वो सारी मिस्टर ए के नाम से जा रही है, क्योंकि वर्किंग मिस्टर ए ही है और आईटीआर भी मिस्टर ए ही फाइल कर रहे हैं। तो उस केस में लॉ में लिखा गया है कि क्योंकि पेपर्स पे दोनों का नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट दोनों को 50-50% पे करना है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए के अकाउंट से सारी पेमेंट जा रही है, ए ही वर्किंग है, तो उसका जो ओनर है डीम्ड ओनर वो ए ही माना जाएगा। तो यहाँ पे ए को राइट है कि वो पूरे 2 लाख के इंटरेस्ट की डिडक्शन को क्लेम कर सके विदाउट एनी डिवीजन बिटवीन ए एंड बी, तो टोटल इंटरेस्ट वो यहाँ पे क्लेम कर सकता है। तो ये एक ऐसा टैक्स टूल है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कि अगर दोनों वर्किंग है, होम लोन लेने जा रहे हैं, तो दोनों के नाम पे लीजिए आप वो होम लोन। अगर दोनों वर्किंग नहीं है, एक ही बंदा वर्किंग है, फिर भी आपका होम लोन दोनों के नाम पे चल रहा है, एक ही के अकाउंट से पेमेंट जा रही है, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को वो पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज वो एक डीम्ड ओनर है उस प्रॉपर्टी का। तो इसकी अवेयरनेस भी बहुत कम है, तो आप इस टैक्स टूल को यूज करके अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट में भी मैंने सब कुछ यही मेंशन किया है कि मैक्सिमम लिमिट आपकी 2 लाख रुपीस की होती है और कैसे कैसे आप कर सकते हैं सिंगल बोर्ड और पेइंग फुल अमाउंट ऑफ लोन एंड क्या क्या पेपर्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। ठीक है, इसी होम लोन से रिलेटेड एक और टैक्स प्लानिंग का टूल है, वो है प्री कंस्ट्रक्शन। ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो नॉलेज नहीं होती है टैक्स पेयर्स को ना, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आजकल क्या है, अगर आप नेक्स्ट आपकी डिडक्शन है टैक्स प्लानिंग थ्रू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत कम अवेयरनेस होती है, टैक्स पेयर्स के को नहीं पता होता और वो ये डिडक्शन लेना चूक जाते हैं, तो ये भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। आजकल आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं अगर, तो आप देखते हैं कि हमने फ्लैट बुक करा लिया, तो वो अभी प्री कंस्ट्रक्शन उसमें है, पीरियड में है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हमारी अलॉटमेंट होगी, तब हम जाकर रहने लगेंगे। ठीक है, तो उस केस में आप उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में ही लोन ले लेते हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लोन है आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। उसको क्लेम करने की क्या कंडीशन होती है कि आप उस अमाउंट को एकदम से सारा क्लेम नहीं कर सकते और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पर आप क्लेम नहीं करेंगे उसको। जब आपकी प्रॉपर्टी प्रॉपर बन जाएगी, अलॉट हो जाएगी आपको, उसके बाद आपको 5 इयर्स तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उस अमाउंट को क्लेम करना है। आपका जो भी अमाउंट क्रिएट हुआ उस अमाउंट का 5 पार्ट्स में जो है डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में आप इंस्टॉलमेंट बनाएंगे इंटरेस्ट की, फिर उसको आप इनकम टैक्स रिटर्न में अलॉटमेंट होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी हर साल जो है उस अमाउंट को 1-1 साल करके 5 साल तक जो है क्लेम कर लेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को भी। तो इसको अब एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए नया है बिल्कुल। द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड refers to time between loan disbursement date and date of completion of construction or acquisition of property. Interest paid during this period is called pre-construction interest. Pre-construction interest की बात कर रहे हैं हम कि प्रॉपर्टी अभी बनी नहीं है, उससे पहले जो आपने लोन ले रखा है और अभी प्रॉपर्टी बन रही है उस टाइम का जो इंटरेस्ट है वो। ठीक है, सेक्शन 24B of Income Tax Act allow taxpayer to claim deduction interest paid on home loan including interest paid during the pre-construction period. Here is how you can leverage the provision. The total interest paid during the pre-construction period can be claimed as deduction in 5 equal installments starting from year in which construction is completed or the property is acquired. जब आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, उसके बाद आप 5 साल तक उसको जो है वो करेंगे, क्लेम करेंगे। मैक्सिमम कितनी रिडक्शन लिमिट होती है आपकी? 2 लाख रुपीज होती है। ठीक है,
यहाँ पे जो आपकी लिमिट है ना मैक्सिमम 2,00,000 रुपीज, वो आपकी 2। नेक्स्ट टैक्स प्लानिंग जो आप लोग यूज कर सकते हैं वो है कि आप अपने जो सैलरी स्ट्रक्चर को इस तरीके से आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर को अपने एम्प्लॉयर के थ्रू मॉडिफाई कराइए सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा आपको अलाउंसेस मिल पाए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में बहुत से अलाउंसेस ऐसे हैं जो आपको डे टू डे एक्सपेंस पर मिलते हैं और जिनको आप जितना एक्सपेंस ऑफ कर रहे हैं उसके बेसिस पर क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर वो अलाउंसेस आपकी सीटीसी स्ट्रक्चर में होंगे ही नहीं तो आप उनका बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे, और वो एक्सपेंडिचर भी इस नेचर के हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो अगर आपको वो एक्सपेंडिचर करने ही है तो क्यों ना हम उन अलाउंसेस की एग्जेम्पशन को क्लेम करते हुए उन एक्सपेंडिचर को करें सो दैट हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेनिफिट जो है अवेल हो पाए। ये अलाउंसेस आपके किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपका होता है हाउस रेंट अलाउंस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लीव ट्रेवल अलाउंस, फूड कूपन्स, ठीक है, डीए अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, आपका सर्वेंट अलाउंस, कार मेंटेनेंस का भी अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस। तो इसमें जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ कि कितना लिमिट तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है आपके सैलरी स्ट्रक्चर में, अगर कि मेडिकल रिम्बर्स अलाउंस है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है मेडिकल रिम्बर्समेंट का कि जितना आपने पूरे साल में मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, अगर आप उसके बिल्स अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करा देते हैं तो आपको उसकी जो है एग्जेम्पशन मिल जाती है। इसकी एग्जेम्पशन की जो लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है वो है आपकी 15,000 पर ईयर। तो 15,000 पर ईयर आप इस अमाउंट को अवेल कर सकते हैं एज अ टैक्स एग्जेम्पशन, और 15,000 पूरे साल का मेडिकल पे एक्सपेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतने के बिल्स इजीली अपने एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका अलाउंस है कन्वेंस अलाउंस। आपको ऑफिस में जो ऑफिस से अप डाउन करने में या ऑफिस के काम से कहीं पर भी अगर जाना होता है तो आप उस सारे एक्सपेंडिचर को जो है एज अ अलाउंस एज अ एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हैं। उसका जो क्राइटेरिया है वो है आपका 1600 पर मंथ। 1600 पर मंथ के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए कि पूरे साल का आपको कितना जो है अलाउंस मिल जाएगा, और ये एक मेजर बेनिफिट है अगर आप 30% की स्लैब रेट में आते हैं तो। नेक्स्ट अलाउंस आपका है टेलीफोन और मोबाइल एक्सपेंस। मंथली आपको टेलीफोन का बिल तो भरना ही है, चाहे आपको ये अलाउंस मिले या नहीं मिले। अगर आप ये अलाउंस क्लेम कर लेते हैं तो जितना भी आपका टेलीफोन एक्सपेंस आ रहा है उतना आप क्लेम कर सकते हैं एज अ अलाउंस वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। इतने अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेम एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी आपको डिडक्शन मिलती है ₹5,000 या फिर 20% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी। ये लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस सबको नहीं मिलता, सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ही इसको अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने सीटीसी को इस तरीके से ड्राफ्ट करा सकते हैं कि आपको ये अलाउंसेस मिले। नेक्स्ट है आपका एलटीए लीव ट्रेवल अलाउंस। ये आई थिंक आप बहुत ज्यादा फैमिलियर है इस वर्ड से। ये आपको जो है वेकेशंस पे जब आप जाते हैं अपनी फैमिली को लेके, और अगर आप उस जितना भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ उस एक्सपेंडिचर के सारे रिसिप्ट्स आप अपने एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करा देते हैं, और अगर आपको एलटीए मिलता है, ठीक है, तो आपको जितना भी आपने एक्सपेंस किया है उतना एक्सपेंस आप एज अ एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में। इसमें भी जो है एक क्राइटेरिया होता है कि आप 2 विजिट का जो है क्लेम कर सकते हैं इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। मतलब अगर 4 इयर्स का क्राइटेरिया है तो इसमें से आप 2 टाइम की अपनी जो भी आपकी ट्रिप की एग्जाम्पशन है उसको आप क्लेम कर सकते हैं एज अ एलटीए। तो एलटीए एक बहुत अच्छा टूल है अपनी टैक्स प्लानिंग का, क्योंकि मतलब हम लोग ट्रेवलिंग पे तो जाते ही हैं, इवन 6 मंथ में एक बार जो है हम चले ही जाते हैं। तो अगर आपकी सीटीसी में ये एलटीए अलाउंस का कॉन्सेप्ट होगा तो आपने जितना भी एक्सपेंस अपनी ट्रैवलिंग में करा है वो सारा एक्सपेंस आप एज अ टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में। नेक्स्ट है आपका फूड अलाउंस। फूड अलाउंस में भी आप अपने एम्प्लॉयर को ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको फूड कूपन दे दिए जाए। उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको 26,400 तक की पूरे साल में एज अ फूड अलाउंस आपको अलाउ हो जाता है। और ये एक्सपेंस भी एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपके जो है होता ही होता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कुछ अलाउंस ऐसी हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको
इनकर करने होते हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इन अलाउंसेस की आप एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। बट द थिंग इज कि अलाउंसेस आपकी सीटीसी का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में तो ये नहीं है बट आप इनकी एग्जम्पशन क्लेम कर लें, तो ऐसा नहीं होता। आपकी सैलरी स्ट्रक्चर का जब ये पार्ट होगा तभी आप इनकी एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप टैक्स प्लानिंग ये जब भी कर पाएंगे जब आप अपने जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से मॉडिफाई करवाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अलाउंसेस जो है मिले आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। नेक्स्ट है जैसे आपका इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से तो उस पे भी जो इंटरेस्ट का अमाउंट है आपका मार्केट रेट का इंटरेस्ट और जो आपका मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपका एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है, जो दोनों का डिफरेंस है वो भी आपका जो है एग्जैक्ट है, टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर। ठीक है, मतलब उसको हम एज अ पर्क्स भी टैक्सेबल नहीं करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 100 रुपी पर मंथ के हिसाब से मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स का आपको अलाउंस मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, अगर हॉस्टल में रह रहे हैं आपके बच्चे, 300 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स का। तो ये आपके कुछ अलाउंसेस हैं जिसको आप यूज करके अपनी टैक्स प्लानिंग को कर सकते हैं। ओके, इन्हीं अलाउंसेस से रिलेटेड एक आपका अलाउंस है जिसको आप टैक्स प्लानिंग में यूज कर सकते हैं, वो है आपका कार लीज फाइनेंस एज अ पार्ट ऑफ सैलरी। ये एक ऐसी टैक्स प्लानिंग है जो अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ये एक लूपहोल है जिसको अभी तक प्लग नहीं किया गया है, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको अभी कार परचेज करनी है, ठीक है, तो आप अगर बाहर से कार लेने जाएंगे तो आप लोन पे कार लेंगे तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना है, ईएमआई का अमाउंट भी पे करना है। पहले आप अपने एम्प्लॉयर से सैलरी ले रहे हैं और उसी सैलरी से आपने अगर कार परचेज कर रखी है तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ कर रहे हैं। मतलब जो आप फिर इंस्टॉलमेंट पे ऑफ कर रहे हैं उस अमाउंट पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं क्योंकि वो आपकी सैलरी का पार्ट जो है बन चुका है। और उसी अमाउंट को जब आपने एक्सपेंस किया अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए तो आपकी जो है जो आप टैक्स पेड पैसे को आपने आगे एक्सपेंस कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कार लीज फाइनेंस में कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये ऑप्शन दे सकता है कि वो आपकी कार को जो है लीज करा के देगा। मतलब आपने कार परचेज, आपके एम्प्लॉयर के थ्रू आपने इनडायरेक्टली कार को परचेज किया है, जो लोन का अमाउंट है वो आप पे नहीं कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। उसके बदले में आपका एम्प्लॉयर एक पर्टिकुलर अमाउंट जितना वो आगे पे कर रहा है उतना आपकी सैलरी में से ऑलरेडी डिडक्ट करके आपको कम अमाउंट जो सैलरी का बनता है उतना आपको जो है क्रेडिट कर रहा है। तो ये एक जो स्ट्रक्चर होता है ये कार लीज फाइनेंस का स्ट्रक्चर होता है। इससे आपको ये बेनिफिट है कि जितना अमाउंट आपको सैलरी का कम मिल रहा है, जो एम्प्लॉयर आपको डायरेक्ट आपके बिहाफ पर पे कर रहा है लोन का अमाउंट, उस पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता क्योंकि ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है। अब सेकेंड थिंग, ये एज अ पर्क्स भी आपके ऊपर टैक्सेबल नहीं होता। जब इस तरीके का बेनिफिट हमें एम्प्लॉयर से मिलता है तो वो होता क्या है, हमारे परक्यूजिट्स में ऐड हो जाता है और उसके ऊपर हमें एज अ परक्यूजिट्स टैक्स देना पड़ता है। बट कार लीज फाइनेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक भी परक्यूजिट्स में जो है टैक्स नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप कार लीज फाइनेंस का ऑप्शन अगर आप ऑप्ट कर ले और आपको एक कार लेनी है, लग्जरियस कार लेनी है, और अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि पूरे साल में ज्यादा नहीं तो आपको 4-5 लाख की जो इंस्टॉलमेंट है वो तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। तो मोटा मोटी या 1/4 पार्ट ऑफ योर सैलरी पे जो है आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और ये जो कार लीज फाइनेंस का ऑप्शन है ये हर एक एम्प्लॉय के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता। मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से जो ऑफर है वो हर एक एम्प्लॉय के लिए नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये ऑफर उन एम्प्लॉयज के लिए होता है जो एक अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं अपनी कंपनीज में और जिनकी जो रिटेनिंग है वो कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिटेन रहे कंपनी के अंदर। कार लीज के भी हमारे 2 मॉडल होते हैं, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि आपको यूज करने के लिए कार दे दी जाती है और आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है
ऑप्शन होता है कि आप इसको परचेज कर भी सकते हैं और आप इसको यूज करके जो है आपका एम्प्लॉयर इसको दूसरे एम्प्लॉय को असाइन कर सकता है। तो वो ऑपरेटिंग लीज है कि आपने उसको यूज किया और उसको अपने एम्प्लॉयर को वापस दे दिया। और फाइनेंस लीज जो मैंने अभी डिस्कस किया, आपके बिहाफ पर जो लोन की इंस्टॉलमेंट्स वगैरह है, इंटरेस्ट है, वो सब आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपकी सैलरी से डिडक्ट करने के बाद। तो उतने अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि वो अमाउंट आपकी सैलरी का पार्ट बना ही नहीं है और वो पर्क्स में भी इंक्लूड नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपका टैक्स प्लानिंग का, जैसे कि मैंने अभी अलाउंसेस में डिस्कस किया उसी की तरह। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है ईसोप का। ईसोप मैं आपको कवर कर देती हूँ यहाँ पे, जबकि ये जरूरी नहीं है कि ITR 1 में ये पॉइंट हमारा यूज हो, बट ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में एजुकेट करना चाहती हूँ कि ईसोप को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ईसोप की जो फुल फॉर्म होती है आपकी, वो होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो स्टार्टअप की तरफ से आपके पास ऑप्शन आता है कि आप स्टार्टअप्स के जो है स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको स्टार्टअप के कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स आपको जो है दे दिए जाते हैं कि अगर आप, कुछ शर्तें होती हैं कि अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो आप इन शेयर्स को जो है अवेल कर सकते हैं, इस स्टॉक को जो है अवेल कर सकते हैं। यूजुअली ये स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट है सो दैट वो अपने एम्प्लॉयज को जो है अपनी कंपनी का पार्ट बना पाए, उनको भी एक श्योरिटी हो कि वो भी कंपनी की होल्डिंग्स में उनका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए ईसोप का जो ट्रेंड है वो लाया गया, और आजकल स्टार्टअप्स भी बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपको ईसोप का जो ऑप्शन है वो आपको मिला, ठीक है, और आपने वो कंडीशंस जो है फुलफिल कर दी। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कंडीशन थी कि अगर आप 5 इयर्स के लिए रिटेन रहेंगे कंपनी में, तो आप इस ईसोप को जो है ग्रांट करा सकते हैं। ग्रांट का मतलब है ईसोप को आप जो है शेयर्स में कन्वर्ट करा के अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, इसको रिलीज कर सकते हैं ईसोप को, ठीक है। तो मान लीजिए आपने वो कंडीशंस अपनी फुलफिल कर ली है और अब आपको वो जो ईसोप्स हैं वो अलॉट हो गए हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जब वो आपको ईसॉप मिल रहे होते हैं तो वो टैक्सेबल होते हैं आपके हैंड में एज अ पर्क्स, ठीक है, एज अ परक्यूजिट। जितना भी वैल्यू उन ईसॉप्स का उस टाइम पे होगा, जिस भी वैल्यू पे आपको वो ईसॉप दिए गए होंगे, जैसे अगर उनकी एनएवी 10 रुपीज की है, मान लीजिए आपको 10 रुपीज में वो दिए गए हैं, तो उस टाइम पे जो मार्केट में रेट चल रहा होगा, मान लीजिए 10 रुपीज में आपको दिए गए हैं या फिर आपको फ्री में भी दिए गए हैं, और मार्केट में उस टाइम पे उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू चल रही है 50 रुपीज, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस है 40 रुपीज, आपको 40 रुपीज कम पे करने पड़ रहे हैं क्योंकि आप उस कंपनी में काम कर रहे थे, आपको जो है बेनिफिट मिला उस कंपनी की तरफ से। तो ये जो 40 रुपीज है, इस 40 रुपीज पे आपको पे करना होता है टैक्स, ठीक है। इस 40 रुपीज पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके लिए मतलब एडवांटेज हो गया कि आपको कम वैल्यू में अपनी कंपनी के शेयर्स मिल गए, जबकि मार्केट में उनकी वैल्यू जो है 50 रुपीज है। अगर आज आप सेल करने जाओगे तो 50 रुपीज में आपके वो शेयर्स जो है सेल होंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको 40 रुपीज का एडवांटेज मिल रहा है तो 40 रुपीज पे आपको जो है इनकम टैक्स को पे करना पड़ रहा है, ऑल्दो वो अमाउंट आपको कैश में आपके हाथ में रिसीव नहीं हो रहा। तो इस पॉइंट पे आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स पे करने के भी 2 मेथड होते हैं, या तो आप खुद से टैक्स पे करके अपने एम्प्लॉयर को रिसिप्ट दे दीजिए कि हाँ हमने ये टैक्स पे कर दिया है, या फिर आपका एम्प्लॉयर ही इसके ऊपर TDS काट लेगा आपका, जिस ईयर में आपने उसको ग्रांट कराया उस ईयर में। तो ईसॉप के केस में कुछ स्टार्टअप्स के लिए बजट 2020 में एक अमेंडमेंट लाई गई कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो इस टैक्स को, जो 40 रुपीज के टैक्स है, इसको डेफर कर सकता है विदाउट एनी
पेनल्टी या फिर विदाउट एनी पेनल प्रोविजंस इस लाइबिलिटी को आप डेफर कर सकते हो। आपको टैक्स तो जरूर पे करना पड़ेगा, बट आप अभी मत पे करिए। आप डेफरमेंट आपको कितनी दी गई है, 5 ईयर्स की, ठीक है। आपको 5 साल का टाइम दिया जाता है, जिस दिन आप उसको ग्रांट कर रहे हो उसके 5 ईयर्स के अंदर अंदर आप इस अमाउंट पे टैक्स दे सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप आज टैक्स मत दीजिए, 5 ईयर्स के अंदर अंदर कभी भी आप टैक्स दे दीजिए, या फिर जब आप उस ईसॉप को मार्केट में सेल करने जा रहे हैं उस ईयर में आपको टैक्स देना पड़ेगा, या आप जब एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन होगा आपका, जब आप एम्प्लॉयमेंट मतलब उस जॉब को छोड़ देंगे उस सिचुएशन में आपको टैक्स देना होगा। तीनों सिचुएशन में जो भी इवेंट सबसे पहले अकर होगा उस टाइम पे आपको टैक्स पे करना है। उस टाइम पे नहीं पे करना जिस टाइम पे आपको ये ईसॉप ग्रांट हो रहे हैं तब, ठीक है। तो ये 5 ईयर्स बहुत ही लंबा टाइम है, आप अपने टैक्स को डेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स प्लानिंग के टूल में मैंने इस पॉइंट को इसलिए डाला है क्योंकि आप यहाँ पे ये टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि आप मान लीजिए किस ईयर में टैक्स को पे करना चाहते हैं। आप ऐसे ईयर में उस टैक्स को पे करिए जिस ईयर में आपको और किसी चीज से जो है कुछ लॉन्ग टर्म लॉस हो रहा है या फिर शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा है, ताकि आपका ये जो गेन है वो सेट ऑफ हो पाए, ठीक है। तो आप इस तरीके से टैक्स प्लानिंग करके इस अमाउंट के ऊपर टैक्स को पे कर सकते हैं। तो आपको ये लॉ पता होना बहुत जरूरी है कि स्टार्टअप्स के केस में ईसॉप के डेफरमेंट का बजट 2020 में रूल आ चुका है, आप इस टैक्सेशन को आगे डेफर कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे टैक्स प्लानिंग के कुछ पॉइंट्स जिनको आप यूज करके अपनी टैक्स प्लानिंग को कर सकते हैं, चाहे आप सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं या फिर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आप ये टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ITR 1 फाइलिंग का कोर्स है, आई होप आपने सारी वीडियोस हमारी कवर कर ली है, तो ये कोर्स आपके लिए कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कुछ मेरे पास इस कोर्स के बाद जो है क्वेश्चंस आए हैं उन हम FAQs के आंसर आपके साथ शेयर करेंगे, सो दैट आपके माइंड में भी अगर उस तरीके के क्वेश्चंस उठ रहे हैं तो उसका आपको क्लियर कट आंसर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर अवेलिंग आवर कोर्स।